नमस्कार और स्वागत है आपका द आर्यमन शो प्रेजेंट्स क्रिकेट वीकली के चौथे एपिसोड पर। मैं हूं आपका होस्ट आर्यमन उपासनी और मैं आपको ले चलूंगा एक क्रिकेटास्टिक सफ़र पर। और मैं बात करूंगा पिछले हफ्ते में जो भी क्रिकेट रिलेटेड एक्शन हुई है सब के बारे में। तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते और शुरू करते हैं। तो आपका इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज फाइनली खत्म हो गई। और इंडिया सीरीज पिछले मैच में जीत गई थी, लेकिन इंडिया ने ये मैच भी एक काफ़ी डोमिनेंट वे में जीता। एक इनिंग्स और 64 रन्स से ये मैच जीता इंग्लैंड के अगेंस्ट। काफ़ी एक शानदार प्रदर्शन था इंडिया की तरफ से। बेहतरीन बॉलिंग, बट मेरे हिसाब से इंग्लैंड की हार का सबसे बड़ा कारण इंडिया की बॉलिंग नहीं बल्कि इंग्लैंड की बैटिंग ही थी। वो कहते हैं ना, बात बड़े दर्शन छोटे, तो इस बार यही हुआ। आप देखो पहला टेस्ट मैच जो था उसमें इंग्लैंड ने एक काफ़ी अच्छा कमबैक किया था व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। उन्होंने टेस्ट मैच जीता। फिर हर जगह से कमेंट्स आने लग गए। अपने जो एक्सपर्ट्स होते हैं, पंडित्स होते हैं, वो अपने कमेंट्स करने लग गए कि ये सीरीज़ इंडिया की नहीं है और ये और वो। और उसी के बाद सेकंड टेस्ट मैच से जो इंडिया जीतना चालू किया वो रुका ही नहीं। और मैच के एंड में रोहित शर्मा का इंटरव्यू था। उसमें भी इसने कहा कि जब भी हम पहला मैच हारते हैं हम हमेशा सीरीज जीत जाते हैं। साउथ अफ्रीका में भी यही हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी यही हुआ। 2021 वाली जो टेस्ट सीरीज थी जहां इंडिया सबसे पहले मैच में 36 रन पे ऑल आउट हो गई थी सेकेंड इनिंग्स में, और हार गए थे वो मैच। तो वही उसके बाद इंडिया के पास एक एक्स्ट्रा हंगर आती है, एक एक्स्ट्रा पैशन आता है, और जिसके वजह से वो पूरी सीरीज जीत जाते हैं। पहले ये मैच की बात करूँगा, फिर मैं सीरीज़ के बारे में थोड़ा इन डेप्थ बात करूँगा। तो सिर्फ ये मैच की बात करने जाऊँ तो स्टार्टिंग से ही इंडिया अपना डोमिनेंस थोड़ा बहुत दिखा रही थी। आप अगर इंग्लैंड का जो इनिंग्स है वो देखो तो इंग्लैंड पहले पहले दिन पे शुरुआत उन्होंने अच्छी करी थी। दोनों ओपनर्स ने अच्छी शुरुआत करी थी, स्पेशली जैक क्रॉली ने जिन्होंने 79 बनाया। उसके वजह से वो जब लंच पे गए डे वन पे तब वो 100 फॉर 2 थे। बट लंच पे आने के बाद मानो कुछ तो हो गया टीम में, और उसके बाद विकेट्स गिरना जो चालू हुई वो रुकी ही नहीं। और आपने देखा पहले ही इनिंग्स में कुलदीप यादव की फाइफर थी। बहुत बेहतरीन बॉलिंग, अश्विन ने भी 4 विकेट लिए, जडेजा का 1 विकेट था। तो आप अगर स्कोर कार्ड देखोगे तो जैक क्रॉली के सिवाय किसी ने ना खेला, ना जॉनी बेस्टो ने खेला, ना जो रूट ने खेला। बेन फोक्स ने भी नहीं, बेन फोक्स ने भी 24 रन मारे, जो कि ये सीरीज में कह सकते हैं एवरेज था। यही रेंज में स्कोर्स मार रहे थे। आप जैक क्रॉली और बेन डकेट को छोड़ के अगर आप देखो तो जो रूट बेस्ट हो, बेन स्टोक्स, कोई काम नहीं किया। उसके बाद जब इंडिया आई बैटिंग पे, ऑब्वियसली आपके पास यशस्वी जायसवाल है। यशस्वी जायसवाल ने अपने आप को ये सीरीज़ में एक बहुत एक्साइटिंग प्लेयर की तरह एक प्रूव किया कि यू कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन हिम। उसके साथ रोहित शर्मा, रोहित शर्मा ने शतक मारा, उनका श्रृंखला का दूसरा शतक। साथ दिया उनका शुभमन गिल ने, जिन्होंने अभी 110 रन मारे।
और आप अगर सिर्फ इंडिया का स्कोर बोर्ड देखो तो जायसवाल ने 57 मारे, रोहित शर्मा ने 103 मारे, शुभमन गिल ने 110 मारे, देवदत्त पडिक्कल ने जो 5वां टेस्ट खेले रजत पाटीदार की जगह, उन्होंने भी 65 मारे, सरफराज खान ने 56 मारे, जडेजा 15, ध्रुव जुरेल ने 15 मारे। तो और कुलदीप यादव एक्चुअली ये सीरीज में एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर सामने आ रहे हैं। जैसे आप एक अश्विन पे जब डिपेंड करते हो कि अगर आपकी स्थिति खराब है, बैटिंग कर रहे हो, अगर आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं है, अगर आपको टिके रहना है, तो जब आप जैसे आप जडेजा पे या जब आप अश्विन पे जैसे डिपेंड करते थे, कुलदीप यादव एक अभी वैसे प्लेयर उभर के आ रहे हैं। अगर आप थ्रू आउट द सीरीज, मैं सीरीज की बात तभी करना तो नहीं चाहता था, बट अभी मैं कुलदीप यादव की बात कर ही रहा हूँ, तो अगर आप सीरीज देखो उनका पूरा, बॉलिंग वाइज तो अच्छा था ही, पर बैटिंग वाइज भी अगर आप देखो तो अर्धशतक तो नहीं मारा, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस करे हैं। 20, 22, 25, 30 रन मारे हैं, जितना कर सके वो किए। वो बॉल टिके रहे एक मैच में, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ वो एक इनिंग्स में कुछ 130 बॉल खेले। तो वापस एक बैटिंग में इम्प्रूवमेंट दिखा उनका, और एक नए प्लेयर उभर के आ रहे हैं कुलदीप यादव, मतलब एक प्लेयर रीइमेजिन्ड आप कह सकते हो। अ, पर उसके सिवाय इंडिया ने, जैसे मैंने कहा, आप स्कोरबोर्ड देखो, उन्होंने इंग्लैंड के बॉलर्स को बहुत इजीली खेला, मैं कह सकता हूँ। इंग्लैंड के बॉलर से कोई रियल चैलेंज आया नहीं ये बार। जेम्स एंडरसन, शोएब बशीर, इन्होंने विकेट्स तो ऑब्वियसली लिए, इन्होंने कुछ कुछ चैलेंजेस प्रेजेंट भी किए, बट अगर आप ओवरव्यू देखो मैच का, तो जैसे सीरीज प्रोग्रेस होती गई, आपने देखा कि इंडियन बैट्समैन जो है वो इंग्लैंड के जो बॉलर्स है उनसे वाकिफ़ होने लग गए, और उन्हें रीड करना सीख गए, उन्हें कैसे मारना है, उन्हें कैसे खेलना है वो सीख गए। पहले इनिंग्स में वही था कि नए नए बॉलर आए थे जो टॉम हार्टली वगैरह, उन्हें इंडिया ने कभी खेला नहीं उनके खिलाफ, तो शायद उन्हें रीड नहीं कर पाए। बट सेकेंड मैच के हिसाब के ऑनवर्ड्स देखो तो इंडिया ने इंग्लैंड के बॉलर्स को काफ़ी अच्छी तरीके से रीड करना चालू किया, और इसी का नतीजा था कि इंडिया इतने अच्छे स्कोर्स बना पा रहा था। जबकि इंग्लैंड की अगर आप सेकेंड इनिंग्स भी देख लो, तब भी कुछ नहीं कर पाए इंग्लैंड। इंग्लैंड की सेकेंड इनिंग्स की बात करूँ तो सिर्फ एक खिलाड़ी था जिसने खेला, वो है जो रूट, उसने 84 रन्स मारे। और जॉनी बेस्टो ने काफ़ी हद तक साथ दी उनकी। एक काफ़ी T20 टाइप इनिंग्स खेल रहे थे, उसके बाद LBW हो गए। 31 बॉलों में 39 रन मारे उन्होंने। तो फिर से आप देख रहे हो कि एक बेसबॉल स्टाइल बैटिंग करने जा रहे हैं। रन बनाए भी है, बट सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पाए, और बहुत आसानी से अपनी विकेट खो दी, जो कि एक ट्रेंड दिखा मुझे पूरे सीरीज़ में कि प्लेयर्स चालू अच्छे से कर रहे हैं, शॉट्स मार रहे हैं, रन बना रहे हैं, बट शायद शॉट मारने की लालच बोलो या वो एक्स्ट्रा रन बनाने की लालच बोलो, इसमें मात खा जाते थे, और काफ़ी आसानी से अपना विकेट दे देते थे। और जिस हिसाब से इंग्लैंड ने अपनी सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करी, कोई था नहीं टिकने वाला, और अफसोस 200 रन के अंदर ही उनकी दूसरी पारी समाप्त हो गई, और इंडिया, जिसने अपने अकेले इनिंग में 477 मारे इंग्लैंड के सामने, काफ़ी इजी विक्ट्री था इंडिया के लिए। सीरीज़ की बात करूँ तो जैसे मैंने कहा, इंडिया एक फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद उन्होंने इम्प्रूव करने पे ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने बैट्समैन को कैसे टैकल करे, इंग्लिश बैट्समैन को कैसे टैकल करे, इंग्लिश बॉलर्स को कैसे टैकल करे, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया।
और वो दिख रहा था क्योंकि उसके बाद अगर आप देखो तो इंडिया रन्स बना रहा था। अ, अगर टॉप ऑर्डर नहीं बना रहा तो मिडल ऑर्डर रन्स बनाता था। ऐसा नहीं हुआ है इस सीरीज में, या हार्डली एक या दो बार ऐसा हुआ होगा कि किसी ने फायर नहीं किया, कोई चला नहीं, और एक काफ़ी एवरेज स्कोर बना के सबके सब आउट हो गए। अ, आप वापस सीरीज के पॉजिटिव्स को देखो फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू, तो इंडिया को यशस्वी जायसवाल में एक नया ओपनर मिल गया, जो अभी फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर मुझे लगता है स्क्वाड में रहेगा। टेस्ट हो या ओडीआईज में भी एक हद तक वो इंडिया का एक पार्ट बना रहेगा। T20s में इंडिया का क्या अप्रोच होता है, मतलब उसे ओपन कराते हैं या उसे 1 डाउन या 2 डाउन खिलाते हैं, मुझे पता नहीं। बट T20 के भी स्क्वाड में मोस्ट लाइकली वो होगा ही, सिंपली बिकॉज ऑफ हिज हिटिंग एबिलिटी जो बहुत अच्छी है। उनमें एक मैच अवेयरनेस भी है जो हमने थ्रू आउट द सीरीज़ देखा। उन्हें पता है कौन सा शॉट कब मारना है, कैसे मारना है। माना कभी कभी गलती की, एक दो बार आउट भी हो गए चीपली, पर अगर आप सारे उनके इनिंग्स देखो तो आपको समझ आया कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है गेम की वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। सेम अगर आप देखो पॉजिटिव्स, काफ़ी इंडिया के लिए एक्चुअली पॉजिटिव्स काफ़ी थे कि आपके पास सरफराज खान ने इंडिया के लिए डेब्यू किया, तो आपके पास एक एडिशनल टैलेंट आ गया। उसने भी जो भी 3 मैचेस खेले हैं अभी, अ, उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला, 50s मारते रहे। कंसिडरिंग मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, बहुत अच्छे से खेला उन्होंने, पिच को रीड कर पाए, बॉल को रीड कर पाए। तो इंडिया के लिए बैटिंग वाइज भी एक काफ़ी पॉजिटिव था। इन एडिशन टू दैट ध्रुव जुरेल भी आए के एस भरत को रिप्लेस करते हुए। कीपिंग बहुत अच्छी करी उन्होंने थ्रू आउट द सीरीज़, जो 3 मैचेस खेले कीपिंग अच्छी करी। बैटिंग भी उन्होंने काफ़ी डिसेंट करी, हाफ सेंचुरीज मारे। जब मोमेंट काउंट होता है तब उन्होंने अच्छे से खेला। तो वापस जब आप देखो कि दिस वाज प्रिटी मच इंडियाज सीरीज, अगर आप फर्स्ट टेस्ट मैच को भूल भी जाओ तो भी सेकंड टेस्ट मैच से इंडिया जो एक इम्प्रूवमेंट के पीछे गया है, जो इम्प्रूवमेंट करता रहा है, वो आप लास्ट टेस्ट मैच तक देखो तो इंडिया ने बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट की है। उनका ग्राफ अगर आप बनाओ तो काफ़ी ऊपर था। और ऑनेस्टली कहूँ तो एक डिसअपॉइंटिंग सीरीज थी, इंडिया के लिए नहीं, इंग्लैंड के लिए तो थी ही, बट एज अ फैन, क्रिकेट फैन भी आपके लिए थोड़ी डिसअपॉइंटिंग इनिंग थी, क्योंकि इवन दो आप खुश हो कि आपकी इंडियन टीम जो है इतना डोमिनेट कर रही है, कहीं ना कहीं आपको लगता है, एटलीस्ट मुझे लगता था कि अगर ये सीरीज थोड़ी और कॉम्पिटिटिव होती, अगर इंग्लैंड थोड़ी सोच समझ के खेलती, थोड़ा दिमाग लगाती, तो सीरीज में मज़ा भी आता। जैसे अम, अभी मैंने शुरुआत में ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की 2021 वाली श्रृंखला की बात करी जिसमें इंडिया 2-1 जीते थे। तो जो दोनों मैच जो इंडिया जीती थी वो कोई इजी विक्ट्रीज नहीं थे, काफ़ी हार्ड फॉट विक्ट्रीज थे। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया compete कर रही थी, एक कंपटीशन दे रही थी इंडिया को, और इसीलिए वो एक काफ़ी मेमोरेबल सीरीज़ बनी, जो सबको याद है, और एक वो एक स्पेशल विक्ट्री भी बनी। बट आप ये सीरीज़ देखो तो आप जब इंग्लैंड आई आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपको एक बहुत टफ कंपटीशन देंगे, एकदम नोक झोंक वाले मैचेस होंगे, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। और शायद इंग्लैंड की बेवकूफ़ी ने ही उन्हें सीरीज हरा दी। और ऑब्वियसली इसके बाद पंडित्स आए, क्रिटिक्स आए, सब ने उनको कुछ सुनाया, गालियाँ दी, बोला कि ये आपने ये सही नहीं किया, आपने वो सही नहीं किया। ब्रेंडन मक्कालम ने भी बोला कि कुछ तो मिसिंग था, कुछ तो हमने सही नहीं किया, हम बैठेंगे, हम इम्प्रूव करेंगे। बट आप अब वेदर इट इज़ टू लेट या फिर इन टाइम, ये तो अब वक्त ही बताएगा।
कि जो यहाँ से उन्होंने सीख ली है क्या वो इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या वो यूज़ करते हैं। क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हो, एक एक स्टैंडर्ड होता है कि आप इसके कंपैरिजन में कैसे खेलते हो, तो अभी एक स्टैंडर्ड है, इंग्लैंड को इससे अच्छा खेलना है। तो अभी पूरा प्रेशर इंग्लैंड और ब्रेंडन मकालम पे ही होगा। इंडिया और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज बाजू में रखते हुए रणजी ट्रॉफी पे ध्यान देते हैं। अभी पिछले कुछ हफ्तों में, जो भी 2-3 हफ्तों में हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया, काफ़ी बवाल हुआ था रणजी के बारे में कि कैसे जो इंडिया के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स है वो रणजी नहीं खेल रहे, ये वो, और रणजी सबने खेलना चाहिए। तो अभी रणजी फाइनल चल रहा है इंडिया, सॉरी, मुंबई और विदर्भ के बीच में। गेम ख़त्म भी हुआ है, बट अगर आप स्कोर कार्ड देखो, स्टैट्स देखो, तो मुंबई की तरफ गेम थोड़ा टिल्ट तो हुआ है। ये कहना इमैच्योर होगा कि मुंबई बहुत आसानी से जीत जाएगी, बट मुंबई के पास तकरीबन 260 रनों की लीड है। मुंबई की सेकंड बैटिंग इनिंग्स चल रही है। मुंबई अपना फर्स्ट बैटिंग इनिंग्स में उन्होंने कुछ 224 रन मारे, थैंक्स टू पृथ्वी शॉ जिन्होंने 46 मारे। अच्छा फास्ट 46 था, ज़्यादा स्लो नहीं था, 63 बॉल्स में 46 मारा। तो एक ये है, और ऑफ कोर्स आप एक टाइम पे पृथ्वी शॉ को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपकमिंग प्लेयर्स आप उनको डिक्लेयर करते थे, आप उनको सपोर्ट करते थे, और अचानक से उनका डाउनफॉल हो गया। और टू सी हिम प्ले वेल is obviously very happy feeling if you're a India fan and if you're a Mumbai fan of course. बट ये जो पहली इनिंग्स थी मुंबई की, उसमें मेरे हिसाब से सबसे मेमोरेबल इनिंग्स जो थी, जी पारी जिसकी थी, वो थी शार्दुल ठाकुर की। आए थे, प्रेशर तो था मुंबई पे, ज़्यादा रन्स बने नहीं थे, बाकी की टीम ने भी ज़्यादा मारी रन्स बनाए नहीं थे, तो एक प्रेशर था शार्दुल ठाकुर पे, और उन्होंने डिलीवर किया। 69 बॉल्स में 75 रन्स मारे, 8 चौके 3 छक्के। तो एक काफ़ी तेज़ इनिंग्स खेली उन्होंने। तो आप देख रहे, अब शार्दुल ठाकुर जो काफ़ी टाइम से इंडिया के स्क्वाड में नहीं है, टेस्ट में आप कहो, T20 और ओडीआई में भी फॉर सम टाइम वो बाहर ही थे। वर्ल्ड कप में खेले ज़रूर, बट वो भी कुछ मैचेस, उसके बाद वो भी बाहर हो गए। तो उनको एक जो प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, या जो उनको एक वो इनिंग्स था, या कुछ आप कह सकते हो जिससे वो बोल सके कि आई एम स्टिल हियर, मैं कहीं गया नहीं, शायद मेरा फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा, बट आई एम हियर टू स्टे। तो अगर ये कोई इनिंग्स होती, तो ये वो इनिंग्स है। और शार्दुल ठाकुर, तो मुंबई की जो रणजी ट्रॉफी कैंपेन है उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला है, ये मैच में भी अच्छा खेला। इसमें अगर आप इंडियन प्लेयर्स की बात करो, तो इसमें खेलने वाले तो आपके पृथ्वी शॉ है, श्रेयस अय्यर है, अजिंक्य रहाणे है, शार्दुल ठाकुर है, तुषार देशपांडे मुझे नहीं लगता उन्होंने डेब्यू किया है, बट आपके पास धवल कुलकर्णी है, आपके पास उमेश यादव भी ये गेम खेल रहे। तो काफ़ी एक क्या कहूँ मैं, तो काफ़ी एक अच्छी मैच है, जहाँ बहुत एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स भी खेल रहे हैं और कम एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स भी खेल रहे हैं। करुण नायर भी है, मैं भूल गया, बट हाँ, जैसे मैं कह रहा हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स भी खेल रहे हैं जो इंटरनेशनली खेल चुके हैं काफ़ी टाइम के लिए, और यंग प्लेयर्स भी है जो रणजी ट्रॉफी के थ्रू अपनी इंडिया की पोजीशन मजबूत करना चाह रहे हैं। तो एक अच्छा बैलेंस है बिटवीन एक्सपीरियंस एंड न्यू ब्लड। तो जो न्यू ब्लड है उनको सीख मिलेगी, और जो एक्सपीरियंस्ड है वो तो प्रूव कर ही रहे कि हम में अभी भी एबिलिटी है, हमें अभी भी पोटेंशियल है इंडियन टीम में रहने का। तो
काफ़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं ऐसे मैचेस डोमेस्टिक क्रिकेट में, जहाँ पे आप वेटरन्स और न्यूबीज जो रहते हैं वो साथ में खेलते हैं। यही तो सुंदरता है डोमेस्टिक क्रिकेट की। और यही बात बीसीसीआई भी कर रही थी जब उन्होंने वो मैंडेट निकाला था कि सबने खेलना चाहिए। अ, और मुंबई की सेकंड इनिंग्स की बात करूँ तो अभी तक इनिंग्स ख़त्म हुई नहीं है। लीड 260 रन का है, बट कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अर्धशतक मारी है फाइनल के सेकंड इनिंग्स में, तो क्लियरली ही इज़ नॉट ओवर। वैसे अगर मैं अपना ओपिनियन कहूँ तो अजिंक्य रहाणे को मैं कभी माना नहीं कि उनमें पोटेंशियल, मतलब उनका फॉर्म ख़त्म हो गया या ऐसा कुछ। पर अजिंक्य रहाणे का अगर मुझे सिर्फ एक फ्लॉ बोलना पड़ा तो वो था इनकन्सिस्टेंसी। उनकी बैटिंग अच्छी थी, उनकी लीडरशिप भी बहुत अच्छी है, उसमें कोई विवाद हो ही नहीं सकता। पर सिर्फ एक चीज़ है जो अजिंक्य रहाणे को ले डूबती है, वो है इनकन्सिस्टेंसी। और चलिए अभी तो वो अगर मैं कहूँ तो वो एक फाइनल फेज ऑफ हिस करियर है, मतलब बूढ़े तो नहीं हुए हैं, बट ऑफ कोर्स वो अभी एक फाइनल फेज ऑफ हिस करियर है में है। उनका प्राइम बीत चुका है, तो वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं, चेतेश्वर पुजारा कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारी इंडिया टीम की जो पोजीशन है वो बनाए रखें फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है, जिस हिसाब से जायसवाल खेल रहे हैं, जिस हिसाब से सरफराज खान खेल रहे हैं, शुभमन गिल खेल रहे हैं, कंपटीशन तो बहुत टफ हो गई है। तो इन्हें भी रेगुलरली परफॉर्म करना पड़ेगा अगर इन्हें टीम में रहना है, जिस पे ये अभी कंसंट्रेट कर रहे हैं। और खुशी होती है देख के। अ, और अगर मैं रणजी की बात कर रहा हूँ, मैंने शार्दुल ठाकुर की भी बात करी। एक बात मैं भूल गया था कि कुछ दिन पहले शार्दुल ठाकुर ने एक बयान किया था कि जो प्लेयर्स है जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों खेल रहे हैं, तो डोमेस्टिक में भी एक क्रिकेट जो शेड्यूल है वो थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि रणजी ट्रॉफी आप 5 दिन की गेम खेल रहे हो, गेम ख़त्म करते हो 3 दिन के बाद और एक 5 दिन का गेम, तो फटीग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है गेम का, जो प्लेयर्स के फॉर्म पे और उनके खेलने के स्टाइल पे और तरीके पे अफेक्ट करता है। तो यही फटीग दूर करने के लिए वो कह रहे थे, और इंजरी ऑब्वियसली दूर करने के लिए कह रहे थे कि जो एक शेड्यूल होता है डोमेस्टिक क्रिकेट का, उस पर कुछ ट्वीक्स करने चाहिए, बदलाव करने चाहिए। इस पे राहुल द्रविड़ ने भी टिप्पणी की है मैच ख़त्म होने के बाद इंटरव्यू में। उन्होंने भी इसका सहयोग किया है, कहा है कि एक क्रिकेट शेड्यूलिंग जो है वो एक ऑलराउंड रिव्यू उस पर होना ही चाहिए। और सिर्फ डोमेस्टिक ही क्यों, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करो तो मैचेस इतने फ्रीक्वेंटली होते हैं, जब भी होते हैं वो इतने फ्रीक्वेंटली एक के बाद एक होते हैं कि प्लेयर्स को रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो फिर आप जब आप खेल रहे हो कोई इंपॉर्टेंट मैच या कोई इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, तो आप ऑलरेडी इतने फटीग्ड होते हो कि वो आपकी फॉर्म को अफेक्ट करता ही है। और शायद एक यही कारण है कि इंडिया पिछले 10-11 सालों में आईसीसी टूर्नामेंट्स में पीछे रहा है, क्योंकि वो अपना वर्कलोड बैलेंस नहीं कर पाया। अगर मुझे एग्जांपल देना ही है तो अभी का ही देख लीजिए। अभी इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज़ ख़त्म हुई, अब 22 तारीख से आईपीएल शुरू होगा। आईपीएल जो है वो 26 मई तक चलेगा, और जून 5 या 6 से T20 वर्ल्ड कप चालू हो जाएगा। तो आप देख रहे हो जो इतने करीब है आईपीएल ख़त्म होने के एक हफ्ते में आपको यूएस कैरिबियन पहुंचना है, आपको वहाँ ट्रेनिंग करनी है, आपको वहाँ गेम्स खेलने हैं। तो फटीग प्लेयर्स होते हैं, और जब आप ऐसे ओवरलोड कर दोगे प्लेयर्स को विद इन अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, आप कहीं ना कहीं तो फेल होंगे ही होंगे। इसलिए अगर आप देखो फॉरेन प्लेयर्स एटलीस्ट जो आईपीएल में आते हैं, उनका अगर आप अप्रोच देखो
वो कहते हैं कंट्री फर्स्ट, जैसे मिचेल स्टार्क हुए, पैट कमिंस हुए, वो कहते हैं कि नहीं, अभी ये साल वर्ल्ड कप है, मैं सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट पे ध्यान दूंगा। आईपीएल बड़ा टूर्नामेंट है, पता है, मैं कमाता भी इससे काफ़ी कुछ हूँ, मुझे पता है, बट ध्यान मैं सिर्फ आईपीएल पे नहीं दूंगा, मैं सिर्फ ध्यान दूंगा तो ये साल इंटरनेशनल क्रिकेट पे ध्यान दूंगा। तो ये एक अप्रोच है जो मुझे लगता है इंडियन प्लेयर्स को भी फॉलो करना चाहिए, और इसी से सिर्फ उन्हें नहीं तो इन जनरल आप इंडियन क्रिकेट को फ़ायदा होगा। तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू एंड चेंज्ड इफ पॉसिबल। अब जाते हैं बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह के एक कमेंट पे, जो आपको काफ़ी इंटरेस्ट का रहेगा, स्पेशली अगर आप ऋषभ पंत फैंस हो। आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि ऋषभ पंत आईपीएल खेलेंगे 2022 में दिसंबर में। उनका अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण वो अभी 1.5 साल ऑलमोस्ट होने को आए, 1.5 साल क्रिकेट नहीं खेल पाए। काफ़ी मेजर इंजरीज हुए थे उन्हें उसकी वजह से, और तब से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहे, ट्रेनिंग कर रहे, फिजियो कर रहे, खुद वीडियोस भी डालते हैं उनकी जर्नी का, इम्प्रूवमेंट जर्नी का। और तो जय शाह ने कहा है कि वो बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, और वो काफ़ी क्लोज टू फिट है, और जय शाह ने कहा है कि बीसीसीआई विल डिक्लेयर हिम फिट वेरी सून। और बीसीसीआई यही उम्मीद करेगा कि ऋषभ पंत आईपीएल खेले, थोड़ा वापस एक रिदम फाइंड कर ले अपना, और जिसकी वजह से फिर वो इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप अगर खेल पाए तो बहुत खुशी का मामला होगा बीसीसीआई के लिए, इंडियन फैंस के लिए भी। क्योंकि ऋषभ पंत, आई मीन, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है ऋषभ पंत कैसे खिलाड़ी है, अगर आप क्रिकेट देखते हैं आपको पता होना चाहिए। काफ़ी एसेंशियल पार्ट है इंडियन टीम के, एक्सीडेंट के पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, अभी जब भी आएंगे तब भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहेंगे ही रहेंगे। तो यही है कि अपडेट जो जय शाह ने दिया है कि उन्हें बहुत जल्दी फिट डिक्लेयर किया जाएगा, और ये आईपीएल खेलेंगे। शायद ये कीपिंग कर पाए। जय शाह ने ये भी कहा है कि अगर ऋषभ पंत हमारे लिए कीपिंग कर पाते हैं तो वो वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो अभी हमें देखना है कि क्या आईपीएल में ऋषभ पंत कीपिंग करते हैं या नहीं, क्योंकि अगर जय शाह ने कहा है कि इफ़ ही कैन कीप ही कैन प्ले द वर्ल्ड कप, तो शायद वर्ल्ड कप खेलने का एक क्राइटेरिया यही होगा कि उन्हें कीपिंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर अब इन जनरल बैट्समैन देखोगे तो बैट्समैन तो है इंडिया के पास, काफ़ी बैट्समैन है, बैट्समैन की कमी नहीं है, कीपर्स की कमी है, और पंत उन्हें एज अ विकेट कीपर बैट्समैन ही चाहिए। तो देखते हैं इसका आगे क्या होता है। काफ़ी एक एक्साइटिंग अपडेट मिला है, जिससे बेसिकली कंफर्म होता है कि ये आईपीएल तो खेलने ही वाला है, और मोस्ट लाइकली ये T20 वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल रहेंगे, और T20 वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। सो वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द इंडियन टीम फैंस। आप अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर जाते हुए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की दूसरी टेस्ट मैच, जो अपना अभी उनकी जो ऑनगोइंग सीरीज़ है उसका जो दूसरा टेस्ट मैच है वो समाप्त हुआ। और जैसे फर्स्ट जो टेस्ट मैच थी उसमें ऑस्ट्रेलिया का एक काफ़ी डोमिनेंट प्ले था, बट ये वाली जो मैच थी काफ़ी एक्साइटिंग थी, काफ़ी रोमांचक थी। और ये मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जो कमबैक किया है दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द कमबैक जो ऑस्ट्रेलिया ने 2023 के वर्ल्ड कप में अफ़गानिस्तान के खिलाफ किया था। बस इस बार फ़र्क इतना है कि तब ऑब्वियसली मैक्सवेल अकेले ने ऑस्ट्रेलिया को मैच जिताया था,
इस बार एलेक्स कैरी और मिचेल मार्श ने मिलके ऑस्ट्रेलिया को ये टेस्ट मैच जिताया है और बेसिकली टेस्ट सीरीज़ भी जीत गए। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ थी, दोनों जीत गए। तो मैच शुरू करते ही न्यूजीलैंड फिर से एक बैटिंग कोलैप्स आप कह सकते हो। ज़्यादा रन नहीं मारे, ओपनर्स ने ही थोड़े बहुत रन मारे। टॉम लेथम ने 38 कुछ रन्स मारे। उसके सिवाय सिर्फ टॉम ब्लंडल थे जिन्होंने कुछ 22 मारे, मैट हेनरी 29 और टिम साउदी 26। इनके सिवाय किसी ने मेजर रन्स नहीं मारे। केन विलियमसन ने सिर्फ 17 मारा, विलियम ने सिर्फ 14 रन मारे, बाकी सब सिंगल फिगर्स। तो आप देख सकते हो काफ़ी बुरा प्रदर्शन था बैटिंग का न्यूजीलैंड की तरफ से। फिर ऑस्ट्रेलिया आते हैं, करीबन 90 रन का लीड लेते हैं और क्रेडिट इसके लिए जाता है मानस लबुशेन को जिन्होंने 90 मारे ये इनिंग्स में। नहीं तो अगर मानस लबुशेन नहीं खेलते तो ऑस्ट्रेलिया भी कुछ 170-180 तक समेट जाती। बट उसके बाद एक्चुअल कमबैक किया न्यूजीलैंड ने। प्रेशर में थे। अगर ये इनिंग्स में भी उनका बैटिंग कोलैप्स हो जाता, अगर ये इनिंग्स भी संभल के नहीं खेलते तो सीरीज़ तीसरे इनिंग तक हाथ से चला जाता। तो काफ़ी प्रेशर था, बट यही प्रेशर उन्होंने अपने आप पर आजमाया। अच्छा खेला, 372 रन्स मारे। ऑस्ट्रेलिया को कुछ 278 ऐसा कुछ तो टारगेट दिया उन्होंने। और इसमें टॉम लेथम 73 मारते हैं, रचिन रविंद्र 82, केन विलियमसन ने भी अपना अर्धशतक बनाया, 51 मारे। डैरिल मिचेल ने भी 58 मारे। स्कॉट कगलेन ने भी 44 मारे। तो आप देख सकते हो कि प्रेशर था, बट दे हेल्ड द नर्व्स, क्योंकि उनको पता था अगर हम यहाँ पे मैसअप करते हैं तो ये मैच अब भी हाथ से जाएगा। अच्छा खेले, एक अच्छा लीड बनाया, एक अच्छा टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया को। और 4th इनिंग्स की शुरुआत न्यूजीलैंड ने अच्छी तरीके से भी की थी। ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड ने बॉलिंग बहुत बेकार की। बॉलिंग न्यूजीलैंड ने अच्छी शुरू की। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ 34 पे 4 विकेट चले गए थे, 80 पे 5 विकेट चले गए थे। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत गंभीर स्थिति में नज़र आ रही थी कि अगर अब भी कोई नहीं टिक के खेलता तो ये गेम काफ़ी आसानी से हाथ से चला जाता। बट तभी मिचेल मार्श आए, एलेक्स केरी आए, जिन्होंने 80 और 98 रिस्पेक्टिवली बनाया। मिचेल मार्श के बाद मिचेल स्टार्क तो खैर डक पे आउट हो गए। बट आप फिर से पैट कमिंस को देखते हो। पैट कमिंस फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेलते हैं। अच्छा तक नहीं मारी, सिर्फ 32 रन्स मारे, पर एक अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली। एलेक्स कैरी का साथ दिया क्रीज पर, और जिसके वजह से ऑस्ट्रेलिया 80 फॉर 5 से 281 फॉर 7 गए और मैच 3 विकेट से जीत के सीरीज भी उन्होंने जीत ली। तो यही है इस हफ्ते की क्रिकेट रिलेटेड सारे इंसिडेंसेस, सारे हैपनिंग्स, जो भी अपडेट्स मुझे मिले, जो मैं अब गैदर कर पाया, आपके सामने मैंने ला के रख दिया। हमने बातचीत भी करी, थोड़ा बहुत डिस्कशन भी किया। तो इसी के साथ हम हमारा 4th एपिसोड समाप्त करते हैं। बस जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये एपिसोड यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई और अदर अपनी जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज है वहाँ पर लॉन्च होंगे। तो यूट्यूब पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, जिससे जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको पहला नोटिफिकेशन आए। बाकी स्पॉटिफाई और जो अन्य आपके स्ट्रीमिंग सर्विसेज है उन पर जाइए, फॉलो करिए और आराम से बैठ के ये पॉडकास्ट सुनिए, मज़े करिए, खुश रहिए। और अगले हफ्ते फिर से जुड़िए मेरे साथ एक क्रिकेटिस्टिक सफ़र पर जाने के लिए। तब तक नमस्ते,
अलविदा, बाय बाय।